स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आइए हम इसके लास्ट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करते हैं। आज जो है आपका लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फिर जो है इसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखें ध्यान से। एज स्टेटेड in the preceding section, 99.9% of base sequence among human is the same। ठीक है, तो अभी पीछे के सेक्शन में हम लोग स्टडी किए हैं कि ह्यूमन्स में 99.9% जो बेस सीक्वेंस होते हैं वे सेम होते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन्स की बात की जाए तो उनमें देखा जाए तो 99.9% जो हैं आपके बेस सीक्वेंस सेम होते हैं, केवल 0.1% का डिफरेंस होता है। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम इज एज 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें बेस पेयर की जो नंबर है वह है 3 × 10⁹। इन हाउ मेनी बेसेस सीक्वेंसेज वुड देयर डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने बेस सीक्वेंस जो हैं वे डिफरेंस हैं। तो अभी आपने देखा कि 99.9% बेस सीक्वेंस जो हैं यह ह्यूमन्स में सेम हैं। डिफरेंस जो है केवल आपका 0.1% का है। डिफरेंस कितना है? 0.1% का है। ठीक, और आप जान रहे हैं कि एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज 3 × 10⁹ बेस पेयर, ह्यूमन जीनोम जो है उसमें लगभग आपके 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी बेस सीक्वेंस वुड बी डिफरेंस, कितने बेस सीक्वेंस जो है डिफरेंस होंगे। तो 0.1% की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, जो कि 3 × 10⁹ बेस पेयर के बेस पे। तो आप देख रहे हैं कि यह जो 3 × 10⁹ बेस पेयर है वह आपका जो है वह आपका है 100%। ठीक, तो उसमें से 99.9% तो सेम है, केवल 0.1% आपको बताना है, जो कि वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, 3 मिलियन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 3 मिलियन मीन्स 30 लाख वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ 3 × 10⁶ बेस पेयर, 3 × 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, 30 लाख बेस पेयर जो हैं वे डिफरेंस होते हैं, बाकी जो है सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। इट इज देयर डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइप अपीयरेंस। ठीक है, तो यह जो डीएनए में डिफरेंस हैं, डीएनए के सीक्वेंस में जो 0.1% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो 3 × 10⁶ बेस पेयर का डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से ही इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप अपीयरेंस जो होते हैं वे थोड़े डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइप अपीयरेंस, तो यूनिक इंडिविजुअल्स में अंतर पाया जाता है, लोगों में अंतर पाया जाता है इन्हीं बेस पेयर के डिफरेंस होने की वजह से। तो इट इज these differences in sequences of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance। ठीक है, तो इसकी वजह से ही डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंस की वजह से ही, बेस पेयर के डिफरेंस होने की वजह से ही प्रत्येक इंडिविजुअल जो है वह यूनिक होता है फिनोटिपिक अपीयरेंस में, बाहर से देखने पर। ठीक, if one aim to find out genetic differences between two individual, ठीक है, are among individuals of a population। ठीक है, यदि हमारा एक एम हो कि यह पता करना कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में जेनेटिक डिफरेंस क्या होता है, या फिर पॉपुलेशन में लोगों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम, तो हमें हर बार डीएनए का सीक्वेंसिंग करना होगा। ठीक है, इफ वन एम
यदि हमारा एक लक्ष्य हो टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के बीच में जेनेटिक डिफरेंस का पता करना, या फिर एमंग इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन के लोगों के बीच में जेनेटिक डिफरेंस का पता करना, तो इसके लिए सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम, तो हर समय जो है डीएनए का सीक्वेंस करना होगा। वुड बी डाउटिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क, जो कि एक डाउटिंग और एक्सपेंसिव टास्क होगा, जो कि एक खर्चीला होगा और डाउटिंग होगा। ठीक, तो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि आपने जो प्रीसीडिंग सेक्शंस में, पिछले सेक्शन में आपने पढ़ा था कि ह्यूमंस में मिलने वाले जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो लगभग 99.9% जो है सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम माने कि ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था कितने बेस पेयर सीक्वेंस में डिफरेंस है, तो आपने देखा कि 3 मिलियंस में डिफरेंस आएंगे, 3 × 10⁶ में डिफरेंस आएंगे। फिर आपने देखा कि डीएनए के जो सीक्वेंस में मिलने वाले डिफरेंस हैं वह यूनिक इंडिविजुअल, ठीक है, के फिनोटिपिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। और यदि जो है इफ किसी टारगेट के लिए किसी उद्देश्य के लिए हम दो इंडिविजुअल्स या फिर किसी पॉपुलेशन में लोगों के बीच में जेनेटिक डिफरेंस का पता लगाएं, तो हमें हमेशा जो है डीएनए का सीक्वेंस को ज्ञात करना होगा। हमेशा क्या करना होगा? डीएनए के सीक्वेंस को पता करना होगा। ठीक है, इफ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल आर एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम। ठीक, तो हमें डीएनए का सीक्वेंस जो है हर समय करना होगा। ठीक है, वुड बी डाउटिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क, जो कि कठिन और महंगा कार्य होगा। ठीक है, जो कि एक डाउटिंग भी होगा और एक्सपेंसिव भी होगा, खर्चीला भी होगा। ठीक, आगे देखें। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर। इमेजिन कीजिए कि हम कंपेयर कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए, ट्राई टू कंपेयर टू सेट ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, दो सेट के 3 × 10⁶ बेस पेयर को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्यों हम 3 × 10⁶ बेस पेयर का ही कंपेयर कर रहे हैं, जबकि ह्यूमन में बेस पेयर जो है वह 3 × 10⁹ होते हैं। तभी आपने देखा कि 99.9% तो सेम होते हैं, तो जो सेम नहीं है उनको ही हम कंपेयर करेंगे। तो जो सेम नहीं है वो होते हैं 3 × 10⁶ बेस पेयर। तो इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर। DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequences of any two individual। तो आप देख रहे हैं कि दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करने का जो सबसे तेज तरीका है वह है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत तेज तरीका है जिससे हम टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, हम किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस के बीच में हमें अगर कंपेयर करना होगा तो इसके लिए जो सबसे फास्ट टेक्निक है वो है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक, आइए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं, समझिए ध्यान से। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग involve identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वह आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कुछ स्पेसिफिक रीजन डीएनए सीक्वेंस का जो कि बार बार जो है रिपीट होते हैं, जिन्हें रिपीटिटिव डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के कुछ रीजन्स को स्पेसिफाई किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनमें डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और इसी को कहते हैं रिपीटिटिव डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज
repetitive DNA because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many time। ठीक है, अब इसमें जो है डीएनए के कुछ स्मॉल स्ट्रेच हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं रिपीटेटिव डीएनए में। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम। ठीक है, डीएनए के जो स्ट्रेच हैं वे बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन्स जो हैं डीएनए के, इन्हीं को, ठीक है, हम पहचानते हैं। इसी के बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क करता है। ठीक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सीक्वेंस में स्थित जो है कुछ विशिष्ट, कुछ स्पेसिफाई पोजीशन होते हैं, जगह होते हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस का पता लगाते हैं और इनको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ठीक, और यह जो रिपीटेटिव डीएनए है, यह डीएनए के छोटे भाग हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो दीज रिपीटेटिव, देखिए ध्यान से, दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो इस रिपीटेटिव डीएनए को हम बल्क जीनोमिक डीएनए से सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, आपको बताया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके डिफरेंस के आधार पे, जिसे रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। तो रिपीटेटिव डीएनए के बेस पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम। क्योंकि यह जो सीक्वेंस हैं, जो रिपीटेड डीएनए हैं, वह स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए के पार्ट हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। इस रिपीटेटिव डीएनए को बल्क जीनोमिक डीएनए से सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और इनका जो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जिससे इनके अलग अलग पीक प्राप्त होंगे। जब इनको बल्क जीनोमिक डीएनए से रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट किया जाएगा, फिर इसका हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। डेंसिटी के बेस पे इनका सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, जिससे इन डीएनए से डिफरेंट पीक प्राप्त होंगे। ठीक है, इन डीएनए से हमें डिफरेंट पीक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस रिपीटेटिव डीएनए को जीनोमिक डीएनए के, ठीक है, बल्क से हम अलग करेंगे, और अलग करने के लिए जो डिफरेंट पीक बनते हैं, ठीक है, इनको अलग करते हैं जिससे डिफरेंट पीक बनेंगे। तो जो डिफरेंट पीक बनेंगे वह डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग करते हैं। डिफरेंट पीक को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं। आगे देखें, द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रिफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। तो आप देख रहे हैं कि जो बल्क डीएनए है उसमें एक मेजर पार्ट जो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है, वह बड़ा शिखर बनाता है। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक। ठीक है, जो बल्क डीएनए का एक बड़ा हिस्सा जो है मेजर पीक बनाता है, एंड द अदर स्मॉल पीक, और दूसरे जो होते हैं वे छोटे छोटे पीक बनाते हैं। आज रिफर टू एज सैटेलाइट डीएनए, उन्हें हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक, तो जब हम इनका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो बल्क डीएनए के एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वह आपका मेजर पीक बनाएगा, और दूसरे जो हैं वह स्मॉल पीक्स बनाएंगे। ठीक है, तो डीएनए के बल्क डीएनए से एक बहुत बड़ा हमें पीक बनता है, जबकि इसके साथ साथ जो छोटे पीक बनते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन,
ठीक है, बेस कंपोजिशन के बेस पे। अब बेस कंपोजिशन में कौन देखेंगे, एडेनिन थाइमिन रिच है कि ग्वानिन साइटोसिन रिच है। तो डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट, ठीक है, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी। अब यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात की जा रही है, जो कि स्मॉल पिक्स बनाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के समय। तो यह जो सैटेलाइट्स हैं डीएनए हैं वे अलग अलग टाइप्स के हैं। यह कैसे हम इसको निर्धारित करेंगे, तो इसको निर्धारित करेंगे हम डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन के बेस पे। और बेस कंपोजिशन हम देखेंगे एडेनिन थाइमिन रिच है कि ग्वानिन साइटोसिन रिच है। फिर हम देखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट के लेंथ कैसे हैं, नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स कितने हैं। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी। इस बेस पे सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, etc। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट डीएनए को हम कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट। किसमें कैटेगराइज कर रहे हैं, माइक्रो सैटेलाइट में और मिनी सैटेलाइट में, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। These sequences normally do not code for any protein। ठीक है, यह जो सीक्वेंस हैं यह किसी भी प्रोटीन का कोडिंग नहीं करते हैं। These sequences normally do not code for any protein but they form a large portion of human genome। लेकिन यह ह्यूमन जीनोम के एक बड़े पोर्शन को तैयार करते हैं, बनाते हैं, हिस्से हैं। ठीक है, तो these sequences normally do not code for any protein but they form a large portion of human genome। तो ये ह्यूमन जीनोम के एक बड़े पोर्शन को तैयार करते हैं, लेकिन यह जो है नॉर्मली रूप से प्रोटीन का कोडिंग नहीं करते हैं। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह जो सीक्वेंस हैं इनमें बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक है, इन सीक्वेंसेस जो हैं वे सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाएंगे, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, और यही जो पॉलीमॉर्फिज्म है यही बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। और यही जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस हैं। तो ये जो सीक्वेंस हैं वे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और यही जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस। इसी के बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क करता है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, ठीक है, डीएनए जो है वह किसी भी टिश्यू से लिया जाए, जैसे कि ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, या फिर बोन से, स्लाइवा से, यहाँ तक कि स्पर्म से भी, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो किसी भी एक व्यक्ति में, किसी भी एक इंडिविजुअल्स के हम डीएनए लें, और वह डीएनए हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड से लें, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, स्लाइवा, स्पर्म, तो उनका जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा इंडिविजुअल में वो सेम होगा। ठीक है, तो सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, स्लाइवा, स्पर्म, etc फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल में जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा वो हम कहीं से डीएनए लेंगे उसके पार्ट से, तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो है फोरेंसिक एप्लीकेशंस में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पहचान करने के लिए। ये आइडेंटिफिकेशन टूल्स हैं, बहुत यूजफुल होते हैं फोरेंसिक एप्लीकेशंस के लिए। कोई भी घटना कहीं पे घटित हुई है तो वहाँ पे पहचान करने में कौन से व्यक्ति हो सकता है, तो यह जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह जो आप व्यक्ति हो सकता है वो उसका वहाँ पे ब्लड मिल सकता है, हेयर फॉलिकल में, स्किन, बोन, स्लाइवा, स्पर्म, कोई भी चीज़ अगर पार्ट मिल जाए पर्सन का तो हम उससे जो है हम उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो आप देख रहे हैं दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। फोरेंसिक एप्लीकेशंस में
ये जो हैं वेरी यूजफुल होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान करने के लिए। फर्दर एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा है यह इनहेरिटेबल भी है, ठीक है। इनहेरिटेबल है मतलब यह पेरेंट से चिल्ड्रेन में भी जाता है, पेरेंट से चिल्ड्रेन में जाता है, और यह क्या है, इनहेरिटेबल है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ, ठीक है, पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वह पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, पैतृत्व के निर्धारण में भी सहायक होता है, ठीक है। माता पिता के निर्धारण में भी जो है, पिता के निर्धारण में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है काफ़ी यूजफुल होता है। तो यह यूजफुल क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन, यह पॉलीमॉर्फिज्म जो है वह, ठीक है, पेरेंट से बच्चों में जाता है, ठीक है। इसलिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई घटना घटती है, कहीं पे डिस्प्यूट्स होता है या फिर विवाद होता है, तो वहाँ पे फादर के निर्धारण में जो है, पेरेंट के निर्धारण में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, आगे देखें। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो यह जो पॉलीमॉर्फिज्म है डीएनए सीक्वेंस में, यह जेनेटिक मैपिंग के लिए, ह्यूमन जीनोम के जेनेटिक मैपिंग के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है, बेस है, आधार है, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में मिलने वाले जो पॉलीमॉर्फिज्म हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये जो हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ साथ ह्यूमन जीनोम के जेनेटिक मैप तैयार करने में भी आपके यूजफुल हैं। ठीक, तो एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में जो पॉलीमॉर्फिज्म है इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम के जेनेटिक मैपिंग में बेस प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साथ ही यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूजफुल हैं। इट इज इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन इन सिंपल टर्म, ठीक है। अब यह जरूरी हो जाता है हमें यह समझना कि सिंपल टर्म में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखें, इट इज इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन इन सिंपल टर्म, एक सिंपल टर्म में, साधारण शब्दों में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अब हमें यह समझना जरूरी हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है। तो आइए थोड़ी सी पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, बहुरूपता कहते हैं इसको, जो डिफरेंसेस हैं, बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म, और वह किस बेस पे, जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, आनुवांशिक आधार पर जो विभिन्नता है उसी हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। यह कैसे उत्पन्न होते हैं, तो आप देख रहे हैं यह म्यूटेशन की वजह से होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म जो है म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ठीक, रिकॉल different kind of mutation and their effect that you have already studied in chapter 4 and in the preceding section in this chapter, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो म्यूटेशंस हैं उनके बारे में आप पीछे जो है चैप्टर 4 में पढ़े हैं, और पिछले सेक्शन में भी कुछ चर्चा इसकी की गई थी। न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन जर्म सेल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यू म्यूटेशन होते हैं वे एराइज हो सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, या तो सोमैटिक सेल के थ्रू या तो जर्म सेल में। न्यू म्यूटेशन में एराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन जर्म सेल, ठीक है।
तो जो भी न्यू म्यूटेशंस हैं वे सोमैटिक सेल्स में या फिर, ठीक है, जेनेटिक सेल्स में उत्पन्न होता है। ठीक, तो न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन जर्म सेल। न्यू म्यूटेशंस जो होंगे वे उत्पन्न होंगे या तो वे सोमैटिक सेल में उत्पन्न होंगे या फिर जर्म सेल में उत्पन्न होंगे। ठीक है, सेल्स दैट जनरेट गैमीट इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सेल्स गैमीट के समय जनरेट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें हम जर्म सेल कहते हैं। इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि जो जर्म सेल्स हैं कि म्यूटेशन जो है किसी इंडिविजुअल्स के, ठीक है, चिल्ड्रेन में, ठीक है, चिल्ड्रेन के उत्पन्न होने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से समझे इस बात को। इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग। अगर यह जो जर्म सेल म्यूटेशन है अगर वो ऑफ स्प्रिंग पे सीरियस इम्पैक्ट नहीं डालता है, जर्म सेल म्यूटेशन जो है वह सीरियस इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के ऑफ स्प्रिंग पर नहीं डालता है, मतलब जो व्यक्ति है उसके बच्चे पर जर्म सेल म्यूटेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है इस जर्म सेल म्यूटेशन की वजह से। तो हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो वह जो है इस म्यूटेशन को ट्रांसमिट करेगा, वह म्यूटेशन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू दूसरे मेंबर्स के पास जो है ट्रांसफर होगा, दूसरे मेंबर्स के पास पॉपुलेशन में ट्रांसफर होगा। लेकिन कब ट्रांसफर होगा कि यदि जो जर्म सेल में म्यूटेशन हो रहा है वह इंडिविजुअल के ऑफ स्प्रिंग को इफेक्ट नहीं करेगा तब। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग को भी वह इम्पैक्ट कर दिया, उसको प्रभावित कर दिया, आप स्प्रिंग को ही मार दे रहा है यह जर्म सेल म्यूटेशन, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यदि जर्म सेल म्यूटेशन जो है सीरियस रूप से इंडिविजुअल के ऑफ स्प्रिंग को प्रभावित नहीं कर रहा है तो वह जो है म्यूटेशन ट्रांसमिट होगा और वह पॉपुलेशन में फैलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। ठीक, तो इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो वह क्या करेगा, इस म्यूटेशन को ट्रांसमिट करेगा। ठीक, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो यह पॉपुलेशन में दूसरे मेंबर के पास भी फैलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से यह पॉपुलेशन में जो है फैलेगा। एलेलिक, ठीक है, एलेलिक सीक्वेंसेस वेरिएशंस हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज डीएनए पॉलीमरेशन इन मोर देन वन वेरिएंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आप एलेलिक पढ़े थे और यह एलेलिक आप पढ़े थे चैप्टर 4 में। ठीक है, अगेन रिकॉल द डिफिनीशन ऑफ एलील्स फ्रॉम चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपको एलील्स के बारे में बताया गया था। तो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशंस जो हैं, एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशंस जो हैं, हाँ, हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम जो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को हम एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन के रूप में हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन है उनको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ मोर देन वन वेरिएंट
allele at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01, ठीक है। तो अगर जो है वेरिएंट जो है, एक वेरिएंट जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह 0.01 से अधिक है, तो हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से फ्रीक्वेंसी अगर अधिक है तो इसे हम, ठीक है, इसे हम जो है एक वेरिएंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एज ए लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विथ ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, अगर हम इस बात को सिंपल टर्म में कहें, इन सिंपल टर्म, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज रिफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन में इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो है हाई फ्रीक्वेंसी में मिल रही है तो इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ इन सिंपल टर्म, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन is observed in population at high frequency it is referred to as DNA polymorphism, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है हाई है इनहेरिटेबल म्यूटेशन का, तो इसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, वह ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से अगर अधिक फ्रीक्वेंसी में है तो इससे जो है वेरिएंट एलील जो हैं मिलने लगते हैं, और यदि जो है इनकी फ्रीक्वेंसी अधिक है तो इसको हम इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन्हें इससे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होगा। द probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in sequences may not have any immediate impact on individual reproductive ability, ठीक है। देखो ध्यान से, जो संभावनाएं हैं, the probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence, ठीक है। तो यह जो पॉलीमॉर्फिज्म है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, इसकी जो वेरिएशंस हैं उसकी संभावनाएं जो हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होती है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम हैं उन पे यह होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन देयर सीक्वेंसेज मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इम्पैक्ट इन एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है। यह जो है इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं करता है, उस पर कोई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और यह प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस पे होते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस पे होते हैं, ये आपके एक्सॉन पे होते हैं, और यह जो है इमीडिएट इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी संभावनाएं यह है, यह जो है नॉन कोडिंग, ठीक है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है, उनमें होने वाला जो म्यूटेशन है वो व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को प्रभावित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यह जो वेरिएशंस हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के वेरिएशंस हैं, ये जो हैं वेरिएशंस जो हैं वे नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में ज़्यादा मिलते हैं, और इन सीक्वेंस में होने वाला जो म्यूटेशन है वो व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को प्रभावित नहीं कर पाता है। दीज म्यूटेशन कीप इन ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और यह जो म्यूटेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठा होता रहता है, ठीक। दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन टू जनरेशन एंड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और यही जो है
वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म के कारण बनते हैं, बेस बनते हैं, आधार बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से म्यूटेशन जो है एक पीढ़ी, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण जो है वेरिएशन और पॉलीमॉर्फिज्म उत्पन्न होता है। ठीक है, देयर इज ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल चेंजेज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वह एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से में या फिर जो है एक बड़े स्तर पे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दीज देयर इज ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो अलग अलग टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म हैं, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, इससे जो है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है या फिर वेरी लार्ज स्केल चेंज, या बड़े स्तर पर चेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग। ठीक है, यह जो डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म हैं, जिनकी वेराइटीज़ हैं, यह जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर सकते हैं या बड़े स्तर पर चेंज कर सकते हैं। फॉर इवोल्यूशन एंड ठीक है, स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप देख रहे हैं कि एवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए और स्पेसिएशन के लिए, नई जातियों की उत्पत्ति के लिए इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इवोल्यूशन के लिए या फिर नई जातियों के उत्पन्न होने के लिए, स्पेसिएशन के लिए, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है यह इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सच पॉलीमॉर्फिज्म में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल हायर क्लास। इसके बारे में जो है आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो मेन इनका रोल है इवोल्यूशन में, स्पेसिएशन में। ठीक है, तो इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सीक्वेंस है, आपके डीएनए सीक्वेंस है, इनमें मिलने वाले जो पॉलीमॉर्फिज्म हैं, डीएनए सीक्वेंस में जो मिलने वाले पॉलीमॉर्फिज्म हैं, वे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के और ह्यूमन के जीनोम जेनेटिक मैप को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको जो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया गया कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है यह म्यूटेशन के कारण होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है म्यूटेशन के कारण होता है, और म्यूटेशन को आप पीछे पढ़े थे। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाए तो जो न्यू म्यूटेशंस होते हैं वे उनके सोमैटिक सेल्स में या फिर जर्म सेल्स में पैदा होंगे। ठीक है, उत्पन्न होंगे, और यदि जो जर्म सेल हैं, वे जर्म सेल में जो म्यूटेशन हुआ है, अगर उनके ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, गंभीर रूप से, डेंजर रूप से इफेक्ट नहीं करते हैं, तो वह म्यूटेशन जो है ट्रांसफर होता है। वह म्यूटेशन से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और पॉपुलेशन में फैल जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। ठीक, फिर आपने देखा कि जो सीक्वेंस में वेरिएशंस हैं वे, ठीक है, जो सीक्वेंस में वेरिएशंस आते हैं इन्हीं को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से अधिक अगर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, डिफरेंसेस मिलने से होता है। ठीक है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से अधिक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, डिफरेंस हो, असंगत हो, विस्थल में असंगत मिलने की वजह से ऐसा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और नॉर्मल रूप से अगर कहा जाए तो एक जेनेटिक म्यूटेशन जो है वह पॉपुलेशन में जो है हाई फ्रीक्वेंसी में मिलता है, जिसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो भी आपके डिफरेंसेस की बात की गई, उसकी जो संभावनाएं हैं वे आपके, ठीक है, एक्सॉन जो पार्ट होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं बनाते हैं, एक्सॉन्स जो पार्ट होते हैं डीएनए के, उनमें वह ज़्यादा होती हैं, उनमें म्यूटेशन जो है, और इस तरह का म्यूटेशन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी प्रभावित नहीं करता है और जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से जो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म उत्पन्न होता है। और यह जो पॉलीमॉर्फिज्म है वह एक न्यूक्लियोटाइड या फिर एक हाई लेवल पे जो है परिवर्तन कर सकता है। और इवोल्यूशन के लिए, स्पेसिएशन के लिए पॉलीमॉर्फिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके बारे में आप जो है अगली कक्षाओं में
पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे इसको किया जाता है नेक्स्ट में, उसके प्रोसेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ फिर इसके हम प्रोसेस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।